नमस्कार, मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है सोवियत संघ के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर प्रभाव। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया और उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। पहला जो प्रभाव रहा वो था शीत युद्ध का अंत। 1900 वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंदर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी सोवियत। दोनों ही महाशक्तियां अपने अपनी विचारधाराओं को लेकर के संघर्षरत थी। वो विचारधाराएं कौन सी थी? सोवियत अमेरिका जो था वो पूंजीवादी उदार लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ सर्वाधिकारवादी साम्यवादी विचारधारा को लेकर के चल रहा था। और दोनों ही महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर श्रेष्ठ साबित करने के लिए लालायित थी। लेकिन 1990 के दशक तक आते आते पूर्वी यूरोप जहां साम्यवाद का प्रभाव था, वह सोवियत संघ को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट से जूझ गए और ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में पूर्वी यूरोप से धीरे धीरे साम्यवाद का प्रभाव समाप्त हो गया। समाप्त ही नहीं हुआ बल्कि कई ऐसी स्थितियां हो गई, कई राष्ट्रों के अंदर साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी दलों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो विचारधाराओं का संघर्ष था जिसके कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ था, उस शीत युद्ध का भी अंत हो गया। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था विश्व राजनीति के अंदर एक धुरीय विश्व का बनना। 1990 में पूर्वी यूरोप से साम्यवाद के पराभव व 1991 में सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व के राजनीति के अंदर एक ही महाशक्ति बच गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। इसके साथ जब 1990 में खाड़ी संकट हुआ या खाड़ी युद्ध हुआ, खाड़ी संकट या खाड़ी युद्ध के समय उस युद्ध ने अमेरिका के प्रभाव में, उसके वर्चस्व में व उसकी प्रतिष्ठा या उसके दबदबे में और ज्यादा बढ़ोतरी की, उसकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाया। और इस प्रकार से इस दबदबे व प्रभाव ने, वर्चस्व ने विश्व को एक धुरीय व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया, एक धुरीय व्यवस्था बन गई। यानी कि विश्व के अंदर एक ही मात्र जो महाशक्ति बच गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका बच गया। अगला जो प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर वो था विचारधारात्मक एकलवाद का उदय। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि दो विचारधाराओं का उदय हुआ, एक तो साम्यवादी और दूसरी उदार लोकतांत्रिकवादी विचारधारा। तो साम्यवादी पूरी यूरोप से जब साम्यवाद धीरे धीरे समाप्त हो गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके साथ साथ विश्व के अंदर लोकतांत्रिक, उदारवादी, उदारीकरण, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, ये जो विचारधाराएं थी इनका प्रभाव बढ़ना आरंभ हो गया। इसके साथ साथ लोकतंत्र, उदारवाद, मानवाधिकार और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये जो सर्वमान्य विचार थे या सर्वमान्य जो विचारधाराएं थी, इनके ऊपर पूरा विश्व एक मत होता हुआ दिखाई दिया। और इस एक मत ने विश्व के अंदर एक विचारधारात्मक एकलवाद का उदय किया। यानी कि सभी ने यह माना कि जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज्यादा श्रेष्ठ है और इस विचार ने विश्व के अंदर विचारधारात्मक एकलवाद का उदय किया। अगला जो प्रभाव हुआ वो था एशिया में इस्लामिक कट्टरवाद का उदय। एशिया में इस्लामिक कट्टरवाद का उदय। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके 6 गणराज्य जो एशिया में स्थित थे, उन्होंने अपने आप को इस्लामिक देश के तौर पे इस्लामिक देश घोषित कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए। केंद्रीय एशिया और पश्चिमी एशिया के व पाकिस्तान ने मिलकर के आर्थिक सहयोग संगठन स्थापित किया। ये आर्थिक सहयोग जो संगठन था, इसके सहयोग का जो आधार था वो धार्मिक संबंध था। और इस प्रकार से एशिया के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद का उदय हुआ। इस्लामिक कट्टरवाद का जब उदय हुआ
उसके साथ साथ विश्व के अंदर के अन्य भागों के अंदर भी, विश्व के अन्य भागों में भी कट्टरवादी जो शक्तियां थी या कट्टरवादी जो प्रवृत्तियां थी वो और ज्यादा मजबूत हुई और ज्यादा सुदृढ़ हुई। और इस बदली हुई परिस्थितियों में इन राष्ट्रों ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों का पुनर्निर्धारण करना आरंभ कर दिया। तो एक प्रभाव ये हुआ कि इस्लामिक कट्टरवाद का उदय हुआ। अगला जो प्रभाव था वो सैनिक जो संधियां थी उनका प्रभाव घटता चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो विश्व सैन्य संधियों में बट गया था, जिसमें नाटो, सिटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट प्रमुख थी। 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, वह 1990 में पूरी यूरोप से साम्यवाद धीरे धीरे समाप्त होना आरंभ हुआ। उसके साथ साथ वार्सा पैक्ट जो सिटो, सेंटो, नाटो के पक्ष के नाटो इनके से मुकाबला करने के लिए खड़ा किया गया था साम्यवादी राष्ट्रों के द्वारा, इससे वार्सा पैक्ट से धीरे धीरे राष्ट्र अलग होना शुरू हो गए और 1991 में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो सैन्य संधियों का जो टकराव था वो घटता हुआ चला गया और इस प्रकार से जब वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया तो नाटो जो था वो भी एक नाम मात्र की शक्ति या सैन्य जो गठबंधन था या सैन्य संधि थी वो रह गया विश्व राजनीति के अंदर। अगला जो प्रभाव पड़ा वो था एशियाई राजनीति में गहन परिवर्तन उभर करके सामने आए। एशियाई राजनीति में गहन परिवर्तन उभर करके सामने आए। गहन परिवर्तन किस प्रकार से उभर के सामने आए? अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपना एक परंपरागत व समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला मित्र खो दिया, सोवियत संघ। भारत को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस व अन्य जो गणराज्य अस्तित्व में आए स्वतंत्र राष्ट्र, उनके साथ अपने संबंधों का पुनर्निर्धारण करना पड़ा। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने जब अपना मित्र खो दिया तो भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का भी पुनर्निर्धारण करने की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ी, यानी संबंध सुधार अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने की दिशा में उसने कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ साथ एशिया के अंदर जो दूसरी बड़ी शक्ति थी या दूसरा बड़ा जो राष्ट्र था चीन, उसने भी विश्व राजनीति के अंदर सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी विचारधारा के तौर पे अपने आप को अकेला पाया और उस स्थिति में उसने भी आर्थिक क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया और दूसरे देशों के साथ विशेषकर भारत, जापान और वियतनाम जैसे राष्ट्रों के साथ अपने व्यापारिक संबंध सुधारने या मजबूत करने की दिशा में चीन ने कार्य करना शुरू कर दिया। अगला जो आर्थिक शक्ति थी एशिया की, जापान ने भी अपने आप को नई बदली हुई परिस्थितियों में नई बदली हुई जो परिस्थितियां थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, उनमें अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने संबंधों का पुनर्निर्धारण करना शुरू कर दिया। उसने जापान को ने अपने जो सैन्य शक्ति थी उसके विकास की ओर भी ध्यान दिया। दूसरा, उसको ये लगा कि अमेरिका के साथ उसका व्यापारिक शीत युद्ध या आर्थिक शीत युद्ध छिड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जापान ने भारत के साथ, चीन के साथ व वियतनाम के साथ, इन राष्ट्रों के साथ अपने व्यापारिक संबंध और मजबूत बनाने शुरू कर दी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एशिया की जो राजनीति थी सोवियत संघ के विघटन के बाद उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले। अगला जो प्रभाव पड़ा वो था सैन्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के औचित्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो विश्व के अनेक जो आलोचक थे, समीक्षक थे और जो विश्लेषक थे, उन्होंने सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के औचित्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए कि जिस परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ था वो परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं और ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई औचित्य या उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई। लेकिन फिर भी क्योंकि सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था वो विश्व का द्विध्रुवीय
में कन्वर्ट होने के कारण शीत युद्ध शुरू हुआ, और शीत युद्ध का जो दौर था उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास में अहम भूमिका निभाई, उसका निर्वाह किया। जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो आलोचकों द्वारा या समीक्षकों द्वारा ये कहा जाने लगा कि अब जिसकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया था उसका कोई औचित्य नहीं रहा, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो 120 देश थे उन्होंने अपने औचित्य को बनाए रखा है वर्तमान समय में। तो ये प्रमुख प्रभाव थे जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर पड़े। तो और इनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिवर्तित करने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्धारण में इनकी सोवियत संघ के विघटन की अहम भूमिका रही। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।